नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जेम पोर्टल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य खरीद में पारदर्शिता और दक्षता को गति देना है और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। तो किस तरह से ये पोर्टल काम कर रहा है और क्या इसका उद्देश्य है, ये जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेम पोर्टल के CEO प्रशांत कुमार सिंह जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी में। शुक्रिया। पहला सवाल आपसे कि ये पोर्टल किस तरह से काम कर रहा है और राजकोषीय बढ़ावा देने के साथ साथ उद्योगों को किस तरह से बढ़ावा दे रहा है, किस तरह से आप इस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं इसमें? आपको हल्का सा मैं बैकग्राउंड दूंगा इसका। देखिए, 2016 में जेम का जन्म हुआ और इसमें पहल ली थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने कहा था कि सरकारी खरीद में करप्शन को पूरी तरह से मिटा देना है। न कि वो दक्ष हो, वो पारदर्शी हो और वो समावेशी भी हो। छोटे से छोटा आदमी चाहे अगर प्रोक्योर करना, मतलब गवर्नमेंट को सप्लाई करना, तो उसके लिए सरल होना चाहिए। इस आधार पर जेम का जन्म हुआ। 2016-17 में हमने मात्र 422 करोड़ का कारोबार किया था और इस साल 23-24 को हम क्लोज करेंगे 4 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि से। तो ये जो ग्रोथ हुई है 1000 टाइम्स ज़्यादा, उसके पीछे सबका हाथ रहा है, सारे बायर ऑर्गेनाइजेशंस का, सारे सेलर्स का। करीब हमारे पास 2 लाख से ज़्यादा बायर एंटिटीज़ हैं, जो आपने कहा सही, केंद्रीय सरकार के सारे डिपार्टमेंट, सारे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कॉपरेटिव्स भी जेम पे आज खरीद कर सकते हैं। हमारा पोर्टल प्राइवेट बाइंग के लिए नहीं अवेलेबल है। सेलर साइड में जो विक्रेता है उसमें कोई भी जुड़ सकता है, वो सरकारी संस्थाएं भी जुड़ सकती हैं और छोटा से छोटा आदमी जुड़ सकता है। हमारे पास आज की तारीख में करीब 80 लाख सेलर जो है वो प्री रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 20 लाख ने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया और वो कारोबार करने की हालत में है। आज नंबर्स आप देखिए, पहले होता था कि एक टेंडर में 3 लोग आ जाते थे, वही 3 जाने पहचाने लोग जिनके साथ आपने कुछ सांठगांठ बनाए रखी है। अब एक टेंडर में 50-50 लोग बिड करते हैं, जहाँ पे सरकार अलाउ करती है कि आप 25,000 तक डायरेक्टली परचेज कर लिए रिगार्डलेस ऑफ प्राइस। उसमें सिस्टम चेक करता है आपने क्या मांगा है, कौन कौन सप्लाई कर रहा है, और वो आपको ऑप्शन दिखाता है। उस ऑप्शन के हिसाब से आप खरीद कर सकते हैं। 25,000 से 5 लाख तक सिस्टम आपको आता है कि भाई देखिए ये अलग अलग OEM है, L1 प्राइस ये आ रहा है, आपको इससे खरीदना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि दूसरा हमारा स्पेक बेस्ड है, स्पेसिफिकेशन बेस्ड। हमारे पास करीब 12,000 कैटेगरीज हैं, जिसमें सब कैटेगरीज में सारे प्रोडक्ट अपलोड किए हुए हैं। कैटेगरी की बात करें उससे पहले बात आती है कि जब भी सरकारी खरीद की बात होती है तो ज़्यादातर माना जाता है जैसे मेज, कुर्सी, स्टेशनरी, यही सारी चीज़ों की खरीद मानी जाती है। इसके बियॉन्ड जो सेक्टर्स आते हैं उनमें कैसे ये महसूस हुआ कि इस तरह का एक पोर्टल बनाना चाहिए जो कि मार्केट प्लेस को इस्टेब्लिश कर सके, और उसमें आपने किस तरह से इसको इनिशियल लेवल पे कैसे स्टार्ट किया? देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था फॉर डिजिटल प्रोक्योरमेंट तो सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर और टैक्सी हायरिंग के लिए स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक एक करके हम ऐड करते गए और आज जब हम बात करें तो हमारे पास जो भी गुड्स रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट से वो सब उपलब्ध है। सर्विसेज तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी सर्विस आप कह लें, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्विस हो, आपको ड्रोन हायर करना है, आपको AI मॉडल बनवाना है, आपको एयरक्राफ्ट हायरिंग करना है, आपको मिसाइल पार्ट्स खरीदना है, ऑल दोज थिंग्स आर अवेलेबल ऑन जेम टुडे। अच्छा, आपने डिफेंस सेक्टर की बात की, तो जैसे खाने का सामान होता था तो उनकी खरीद की जाती थी, लेकिन क्या अभी डिफेंस सेक्टर के इक्विपमेंट्स में भी ये पोर्टल काम कर रहा है, इन्वॉल्व है? किस तरह से आप उनका टेंडर डालते हैं और क्या वो इंटरनेशनल लेवल पे भी आपने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है? देखिए, हमने आज तक पिछले 7 वर्षों में करीब 7,60,000 करोड़ का कारोबार किया है। उसमें सबसे ज़्यादा कारोबार किया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ उन्होंने 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया था टोटल मिला के। तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स बहुत कड़े हुआ करते थे, बट जिस तरह से उन्होंने जेम पे ऑनबोर्ड किया है वो बाकियों के लिए भी मिसाल बन गई है कि अगर डिफेंस कर सकता है तो बाकी भी कर सकते हैं। हम तो बड़े कई बार सब लोगों को बोलते हैं कि डिफेंस की जो यूनिट्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस PSUs, जेम से अंडा भी खरीदते हैं और जेम से मिसाइल के पार्ट भी खरीदते हैं, जेम से एयरक्राफ्ट भी हायर करते हैं, जेम से गाड़ियाँ भी हायर करते हैं। तो अब क्या हुआ है कि सर्विसेज हमने लॉन्च करी 2019 में। 4 वर्षों में आज जेम का गुड्स और सर्विसेज का बराबर हो गया हिस्सा।
तो जो डिफेंस की जब बात आती है तो अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, तो क्वालिटी चेकिंग किस लेवल पे होती है और उसके लिए किस तरह से आप टेंडर ओपन करते हैं, और क्या उसमें सरकारी संस्थाएं हैं तो उसमें भी एक पैरामीटर इस्टेब्लिश किया क्योंकि कहीं ना कहीं फिर अकाउंटेबिलिटी आती है, तो क्या उसमें जेम पोर्टल की भी कोई जिम्मेदारी आती है? बिल्कुल जिम्मेदारी है और इसके ऊपर बहुत सोच करके काम किया गया है। पहले मैं आपको ये बता दूँ हमारा पोर्टल किस तरह ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भिन्न है। उनमें क्या होता है कि आप सामान देखते हैं स्क्रीन पे, आप पेमेंट करते हैं, उसके बाद सामान आता है। हाँ, वो अच्छा सामान इंश्योर करते हैं, अच्छी बात है। हम क्या करते हैं कि हम कैटेगरी बनाते हैं। कैटेगरी में हम स्पेसिफिकेशन डालते हैं भाई आपका सामान में ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप प्रोडक्ट हमारे सिस्टम में डाल ही नहीं पाएंगे। बेसिक पैरामीटर सारे सर्टिफाई हो गए, उसके ऊपर बायर कुछ और जोड़ना चाहे तो जोड़ सकता है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। पेमेंट हमारा बाद में होता है, एक बार जब सप्लाई हो जाती है, बायर खोल के देख लेता है भाई कुछ टूटा फूटा नहीं है, जो मांगा था वही है, नंबर सही है, क्वालिटी सही है, तब वो 10 दिन के अंदर पेमेंट इनिशिएट करता है। तो ये क्वालिटी वाली जो बात है थ्रू स्पेसिफिकेशन बेस्ड मार्केट प्लेस और पेमेंट आफ्टर सीइंग द गुड्स, उस चक्कर में इंश्योर हो जाती है। पहले रिजेक्शंस होते थे, बायर्स भी थोड़ा चाहते थे कि भाई जेम पे उतना ना आए, उनकी फ्रीडम बनी रहे, तो लोग कई बार गलत कारण से भी करते हैं। पर रिजेक्शन का जो रीज़न है, परसेंटेज है, वो 4-5% से होते होते आज 0.3% पे आ गया है। तो जहाँ कहीं ब्रेकेज हो जाती है या कुछ बहुत ही किसी ने गड़बड़ कर दी है तो होता है। तो छोटे और बड़े लघु उद्योग हैं जैसे एमएसएमई सेक्टर है, सबसे ज़्यादा तो फ़ायदा इस पोर्टल से उनको मिल रहा है। गांव देहात में बैठे हुए लोगों को भी आज एक एक्सेस मिली है। क्या कुछ अवेयरनेस आई है और कितना ज़्यादा इसको हम फलीभूत कर पा रहे हैं? नहीं, हमारा तो मैंने कहा शुरू में आपको कि इंक्लूसिविटी, समावेशिता हमारा एक स्तंभ है जेम का। हम चाहते हैं कि छोटा से छोटा भी जो उद्यमी है, जो मैन्युफैक्चरर है, सप्लायर है, वो जेम से जुड़ पाए। और माननीय प्रधानमंत्री का भी कहना है कि यार कहीं कोई झाड़ू भी बेच रहा है, सपोज राजस्थान किसी गांव बना रहा है, उसमें भी ये क्षमता होनी, मतलब हमें क्षमता क्रिएट करनी चाहिए कि वो किसी कॉरपोरेशन को सप्लाई कर सके। झाड़ू सबको चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं कि भाई कुछ ही लोग कर पाए वो काम, जिसको जो कर सकता है सही प्राइस पे करे। आपको एक वाकया याद होगा, प्रधानमंत्री जी को एक थर्मस चाहिए था, तो उन्होंने जेम पे लिया, तो तमिलनाडु की कोई महिला उद्यमी थी, उसने उनको थर्मस सप्लाई किया था। वो कर पाई, देश के हाईएस्ट ऑफिस में सप्लाई कर पाई और प्रधानमंत्री उसको यूज़ किया, तो क्वालिटी भी अच्छी थी उसकी। तो वो दिखाता है कि जेम अगर ढंग से स्प्रेड हो तो कितनी ज़्यादा इसकी मतलब फ़ायदे हो सकते हैं। एमएसएमई की बात करी आपने, तो आज तक 7 साल में हमने करीब 7,60,000 करोड़ का कारोबार किया है, जिसका करीबन 50% गया है एमएसई को, माइक्रो और स्मॉल को। वो क्यों? क्योंकि बड़े लोग तो करते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। हमारे पोर्टल पे आपको 10,000 करोड़ का भी ऑर्डर मिलेगा सिंगल, और 50 रुपये का ऑर्डर भी मिलेगा। तो सारी रेंज है, हर के लिए पोर्टल खुला हुआ है। थोड़ी बहुत परेशानी हमें आई थी राज्य सरकारों में आने के लिए, क्योंकि राज्य सरकार में कई बार देखा गया है कि पेमेंट थोड़ी स्लो होती है, बट हमने जा करके उनको समझाया। हम जाके डोर स्टेप जा करके एमएसएमई वालों को इकट्ठा करके ऑनबोर्ड कराते हैं, हर फेयर में, हर एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करके उनको ऑनबोर्ड कराते हैं, बताते हैं जेम के बारे में। आपने शुरुआती में कहा कि इसके बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आज के डिजिटल का ज़माना है, तो अभी बहुत रीच हो गई इंटरनेट की, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन क्या हमने गांवों तक ये सारी चीज़, क्योंकि ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर में गांव में छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, तो उसके लिए हमने अवेयरनेस के लिए क्या कुछ किए हैं, कदम उठाए हैं? 2-3 बहुत अहम कदम उठाए हैं। एक तो हमने पहले देखा कि हम एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, हम 160 मात्र लोग हैं। अब हमारा बाहर जाके सबको करना वो नामुमकिन है। ऑटोमेशन से आती है बातें, डिजिटल पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है, लेकिन हमने कहा हम अकेले काम नहीं कर पाएंगे। तो रीच बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक एमओयू किया कॉमन सर्विस सेंटर के साथ और इंडिया पोस्ट के साथ। पोस्ट ऑफिस आपको मालूम है देश के कोने कोने में है, कॉमन सर्विस सेंटर भी इस तरह करीब 5.5 लाख देश के कोने कोने गाँव में है। सारी पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर है, जो कि आज इनकम सर्टिफिकेट, वोटर ID कार्ड, इसमें आपको हेल्प दे रहे हैं। हमने उनसे एमओयू किया, हमने उनको ये कहा कि आपके पास कोई भी है, आप गांव में बैठे हैं, आपको मालूम है ये 5, 6, 10, 20 उद्यमी है या कुछ बनाते हैं, उनको बुला के आप ऑनबोर्ड कराइए, पैसा आपको हम देंगे इसका, आप ऑनबोर्ड कराइए। ये प्रोसीजर उनको हमने इंटीग्रेट किया अपने सिस्टम के साथ में, और करीब 8 लाख लोग ऑलरेडी आ चुके हैं इससे, और अभी ये आंकड़ा ऊपर ही जा रहा है। दूसरा हमने किया इंडिया पोस्ट के साथ भी कि भाई कोई भी जाए, आपका रजिस्ट्रेशन वो करा देंगे बिना किसी शुल्क लिए हुए। हाँ, जब आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, फ़ोटो खींचनी है, सही डायमेंशन में डालना है,
उसके लिए वो एक 100 रुपये या 200 रुपये हमने फीस प्रिस्क्राइब की है MOU में, वो चार्ज कर सकते हैं और वो खुशी खुशी लोग देते हैं। उसके बाद क्या है कि हमने ये भी कहा कि तुम सिर्फ चढ़ाओ मत पोर्टल पे, उनको मदद करो बिड में डालने के लिए। कैसे बताओ, कैसे उनको SMS चेक करना है, कैसे ईमेल चेक करना है, करके ऑर्डर प्लेस करवाओ उनसे, ताकि हमारी जो स्प्रेड है बढ़े। बायर साइड में हमने ये किया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज से मिल करके पंचायतों को ऑनबोर्ड करना चालू किया। ये बहुत अहम कदम है। ये हमारा उद्देश्य है कि अगले 2-3 महीने के अंदर में देश की सारी पंचायत एज अ खरीदार जेम पे जुड़ जाए। करीब 1 लाख जुड़ चुकी हैं 2.5 लाख में से। ये बहुत बड़ा एक संदेश है। अगर आप विश्व स्तर पे देखें आप कि अगर कोई बोले कि भारत में जो लोवेस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी संख्या 2,75,000 है, वो सारे ई प्लेटफॉर्म से प्रोक्योर करने में सक्षम है। अभी तक क्या था कि पैसे जो भारत सरकार से जा रहे हैं वो दिखता था, उसको कैसे स्पेंड किया वो दिखता नहीं था, सही किया नहीं किया, कब किया। अब क्या है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज जो खरीदेंगे वो रिकॉर्ड सारा कुछ अवेलेबल। पंचायत की आपने बात की, पंचायत में सीटों की बात हो तो महिलाओं को सशक्त किया गया, तो महिलाओं के लिए स्पेसिफिक ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस में क्या व्यवस्था की गई है, आपने क्या विशेष प्रावधान किए हैं? देखिए, हम मानते हैं हमेशा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो कभी करना नहीं चाहिए, उसके परिणाम कभी भी सही हो ही नहीं सकते। कोई भी संस्था जहाँ पे महिलाओं का सम्मान होता है, पार्टिसिपेशन होता है, वो संस्था अच्छी चलती है। लेकिन जब बात आती है छोटे उद्योगों की, जैसे कि अचार पापड़ या बुनाई कढ़ाई है, बहुत सारे ऐसे छोटे उद्योग हैं जो ज़्यादातर महिलाएं चला रही हैं, तो सीधे सीधे उनको फ़ायदा हो उसके लिए कुछ आपने इस तरह की व्यवस्था? ये तो शुरू में एक पहल थी इसकी, एक वुमनिया इनिशिएटिव की अंदर में, तो वुमन एंटरप्रेन्योर को हम अलग से दिखाते हैं पोर्टल पे। गवर्नमेंट ने भी कहा कि भाई आपको इतने प्रतिशत MSME से लेना है, उसका इतना प्रतिशत आपको SC ST लेना है, आपको 3 या 4% है महिला उद्यमी से लेना है। तो वो कैसे लेंगे? तो हमारे पोर्टल में फ़िल्टर है। अगर मान लीजिए मैं सपोज़ इंडियन ऑयल हूँ, मुझे सपोज़ 100 करोड़ की खरीदारी करनी है महिला उद्यमी से, बीच में देखा मैंने 6 महीने के बाद कि मेरे नंबर कम आ रहा है, तो मैं वो फ़िल्टर यूज़ करके अपने प्रोक्योरमेंट को सिर्फ महिला उद्यमी के लिए रिजर्व कर सकता हूँ। और आप आंकड़े देखें तो करीब अच्छा खासा व्यापार हुआ है, व्यवसाय हुआ है महिला उद्यमी द्वारा। अभी इनफैक्ट सेवा के साथ हमारा अच्छा MOU है, सेवा के सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, और हम कितने सारे छोटे छोटे बुनकर वाले हैं, वीवर्स हैं, आपके हैंडीक्राफ्ट मेकर्स हैं, विमेन लेड, जिनको कि हम अपने साथ जोड़ते आ रहे हैं। एज वी टॉक नंबर्स आर इंक्रीजिंग। मिनिस्टर, अभी पंचायत की हमने बात की, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच हम बनाने के लिए इजी एक्सेस हो सकती है, क्या मिनिस्ट्रीज़ भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुकी हैं कि मिनिस्ट्रीज़ में भी जो खरीद होती है या जो सेवाएं जैसे सिक्योरिटी है, तो उनके लिए भी क्या व्यवस्था इसमें की गई है, क्या टाई अप हुआ है आपके यहाँ? देखिए, केंद्र सरकार के सारे मंत्रालय इससे जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। मैं तो कहूँगा 100% के आसपास अपना सारा काम जेम पे करते हैं। राज्य सरकार अभी थोड़ा पीछे, बट ग्रेजुअली उनको जब रियलाइज़ हो रहा है कि इस पे फ़ायदे हैं, हम जाके बस ये दिखाते हैं राज्य सरकार में कि देखिए आपने अपने पोर्टल पे ऐसे किया, आपके पड़ोसी राज्य ने हमारे पोर्टल पे ऐसे किया, आपको 70 दिन लगे, हमारे यहाँ 25 दिन में हो गया, आपने 60% कैंसिल कर दिए, हमारे यहाँ 1% कैंसिल हुआ, आपको 100 रुपये मिला, हमने 80 रुपये में दिया। तो किसी के पास के बाद कोई जवाब रहता नहीं है। तो सुनने में आया था कि संसद भवन में भी आपकी एक्सेस हुई है, पहुंच है, और वहाँ पर भी जो खरीद होती है जेम के थ्रू हम बहुत सारे इक्विपमेंट्स खरीदे गए हैं, तो इसका कुछ अगर आप बता पाएँ। देखिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जेम पे नहीं है, पर जैसे अगर मान लीजिए CPWD ने निर्माण किया है, अगर वो कुछ आइटम खरीद रहा है तो CPWD जेम से खरीदता है, तो वो जेम से खरीदने में सक्षम है, वो ले सकते हैं, दिया भी होगा। क्वालिटी का वो सारा सब जिम्मेदारी वो आपकी होती है या फिर खरीदने वाले की होती है? उसके लिए अकाउंटेबिलिटी कैसे तय करते हैं? एक बेसिक इंश्योर किया हुआ कि अगर आपको कुर्सी खरीदनी है तो उसके ये रिवॉल्विंग चेयर है मान लीजिए, तो उसमें ये स्पेसिफिकेशन हो जो होने चाहिए। चेयर रिवॉल्विंग है तो घूमनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, उसमें ये लीवर होना चाहिए जो भी। उसके ऊपर अगर आप बायर हैं, आप अलग अलग श्रेणी की चेयर होती हैं, तो आपको चाहिए नहीं मुझे मान लो संसद में लगाना है, मुझे अच्छी वाली क्वालिटी की चाहिए, तो आप उसमें अपने एडिशनल कंडीशन में डाल सकते हो। बिल्कुल। ये कोल इंडिया, CPSC सेक्टर, कोल इंडिया, ये सब इन सेक्टर्स में कितना ज़्यादा आपको मुनाफा हुआ है और कितने टेंडर अभी तक, क्या रिकॉर्ड है? देखिए, पिछले साल तक कोल इंडिया का परफॉर्मेंस कम था, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के PSUs का। वो सिर्फ छोटा मोटा, जैसे आपने कहा, टेबल कुर्सी कंप्यूटर पर्दे ये सब लेते थे। हम लोगों ने उसके साथ बहुत एक्टिव एंगेजमेंट किया। हमने कहा कि आपके जितने ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बड़े बड़े, जो 5 साल के 10 साल के होते हैं, आप जेम पे करिए। पहले क्या था कि कई लोग कहते कोल सेक्टर में 4-5 लोग ही हैं जो करते हैं एक कोल कंपनी के साथ काम।
अब ये हो गया जेम पे आने के बाद में, भले आप बिहार में हैं, झारखंड में हैं, या गुजरात में हैं, या महाराष्ट्र में हैं, सर्विस प्रोवाइडर पैन इंडिया उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब बड़े बड़े टेंडर आने चालू हुए तो हमने कोल मिनिस्ट्री को ये भी कहा, मैंने बात की वहाँ पे, कि आप एक स्टडी करवाइए कि पहले आपने कैसे प्रोक्योरमेंट किया था और अभी जो हो रहा है उसको कैसे, आफ्टर सम साइज। उन्हें स्टडी करवाई, सारे पैरामीटर कहीं भी जेम बुरा नहीं है, आधे से ज़्यादा में जेम बेटर है। समय कितना लगा, कितने प्राइस में मिला, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो उन सब में हमारा जो आंकड़ा भी आ रहा है वो बढ़ता है और बेहतर होता जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप जेम पे जुड़ेंगे और सब लोग जुड़ेंगे, जितने ज़्यादा लोग जुड़े उतना फ़ायदा है। जेम सहाय क्या है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जेम सहाय बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव है, इन द सेंस कि आज के दिन में छोटे उद्यमियों को लोन की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग कहते हैं कि लोन मिलना आसान होता है, बट उनके लिए अभी भी परेशानियाँ होती हैं। तो चूंकि हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म में हमारा सारा रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन हर आदमी का। आप मान लीजिए सेलर हैं, आपने 10 जगह सप्लाई किया हुआ है, वो 10 का रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा है कि आपने क्या सप्लाई किया, कब ऑर्डर मिला, कितने दिन में आपने डिलीवर किया, क्या आपके खिलाफ कोई शिकायत हुई, आपने क्वालिटी इंश्योर करी कि नहीं करी। तो वो सारी डेटा हम सारा वो शेयर करते हैं जेम सहाय के माध्यम से लेंडर्स के साथ। आपका जब 11वां ऑर्डर मिलेगा तो आप अगर जेम सहाय पे हैं तो आप चाहें तो आपको 80% अपने ऑर्डर का आपको लोन इंस्टेंट मिल जाएगा। वो कैसे, बैंक क्या करे, कहीं कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, बैंक के पास हमारा इंटीग्रेशन किया हुआ है। डेटा आपका जो आपने 10 ट्रांजैक्शन किए थे पहले, ऑटोमेटिकली बैंक के पास जाता है। बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, वो देखते हैं साहब ठीक है आपने अच्छा काम किया है, आपको सही रेट मिल सकता है। आप 8 लाख रुपए मांग रही हैं, एक बैंक आपको बोलेगा मैं आपको 60 दिन के लिए दे रहा हूँ 7% पे, कोई बोलेगा मैं आपको 100 दिन के लिए दे रहा हूँ इतने % पे। आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप सिलेक्ट करेंगे भाई मेरे को ये चाहिए 70 दिन का लोन चाहिए इतने % का फला बैंक से या फला NBFC से, आपको तुरंत पैसा मिल जाएगा। जब आप ऑर्डर सप्लाई कर देंगे तो जब बायर पेमेंट करेगा तो पेमेंट आपके पास सीधा नहीं आएगा, पेमेंट हमारे पास एक एस्क्रो अकाउंट है उसमें आएगा। जो आपका लोन का राशि है वो पहले अदा कर दी जाएगी, बाकी अमाउंट आपको आ जाएगा। तो एकदम सेफ एंड साउंड सिस्टम है, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए, कोई बिल्डिंग आपको कोई गिरवी नहीं रखना है, सिर्फ आपने जैसा परफॉर्म किया है और आपका जो ऑर्डर है, इनवॉइस है, उसके ऊपर आपको कोलैटरल फ्री लोन मिलता है। ठीक है, बात आती है कि सारे सेक्टर टच कर लिए हमने, कि किसानों की बात आती है, एग्रीकल्चर लैंड, तो इसमें किसानों के जब भी मुआवजे की बात आती है, कभी वो लोन लेते हैं तो हमेशा बात आती है कि उनका मुआवजा माफ़ कर दिया जाए। एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है अन्नदाता की ओर। तो जेम पोर्टल पे क्योंकि अभी आपने देखा कि उनके जो प्राइस हैं अनाज के वो कम कर दिए जाए मार्केट में, उसको लेकर के जेम पोर्टल क्या उनको मदद कर सकता है या क्या आपने व्यवस्थाएं की हैं? अगर वो जेम से जुड़े हैं और उनको ऑर्डर मिलेगा तो उनकी मदद हो सकती है, लेकिन अभी एग्रीकल्चरल प्रोक्योरमेंट में हमने अभी उतनी पहले भी नहीं करी है। अभी हम बाकी को कंसोलिडेट कर रहे हैं, एट सम स्टेज स्टडी कर लिया हम लोगों ने और एग्रीकल्चर प्रोक्योरमेंट को भी हम ठीक कर सकते हैं। अभी कई बार होता है उस सेक्टर में काफ़ी इनएफिशिएंसीज बिल्ड होती हैं, बीच में बड़े लोग बिचौलिए होते हैं। अब किसान जिस दर पे बेचता है, आप जिस दर पे खरीदती हैं, उसके बीच में बहुत बड़ा मोटा मार्जिन होता है। अगर कोई सिस्टम ऐसा है जो कि इनको ढंग से लोग कर रहे हैं, उसी की लड़ाई है जो इतने टाइम से सड़कों पर है। हर राज्य सरकार भी इनिशिएटिव ले रही है, केंद्र सरकार भी ले रही है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं ताकि जो सही रेट है वो अन्नदाता तक सीधा पहुंच जाए। हाँ, क्योंकि एक जो ग्राउंड लेवल का जो अन्नदाता है, जो किसी की ज़मीन पर खेती कर रहा है या कोई व्यापारी है बड़े स्तर का जो कि किसान है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है अगर इस पर काम किया। रियल एस्टेट सेक्टर को भी आपने टच किया है क्या? हमने एक फैसिलिटी स्टार्ट की है फॉरवर्ड ऑक्शन की। जैसे होता है क्या कि नॉर्मल केस में गवर्नमेंट बाई करती है, फॉरवर्ड ऑक्शन में गवर्नमेंट सेल कर सकती है। तो स्टार्ट किया ये देखते हुए कि भाई आप हर ऑफिस में सरकार में कबाड़ भरा रहता था, अब वो आपकी स्पेस है उसका 20% आप कबाड़ स्टोर करके रखे हो, ज़्यादातर पेपर्स होते उसका भी एक कॉस्ट है। अगर मैं रेंट दे रहा हूँ यहाँ पे मान लीजिए 200 रुपये स्क्वायर फीट और इसमें मैंने 1000 स्क्वायर फीट में कबाड़ रखा हुआ है, तो मैं कबाड़ रखने का पैसा दे रहा हूँ। तो जितनी भी चीज़ें थी हम लोगों ने एक फैसिलिटी बनाई कि आपको ऑक्शन करना नॉर्मली मुश्किल होता है, लोग ध्यान नहीं देते कि भाई एक ही आदमी आएगा किसी रेट पे ले जाएगा, कहीं कोई कल ऑब्जेक्शन ना आ जाए, कोई बोलेगा साहब आपने 10 रुपये सामान 2 रुपये में बेच दिया। तो हमने फॉरवर्ड ऑक्शन फैसिलिटी लगाई उसको डिस्पोज करने के लिए। वही फैसिलिटी के माध्यम से हम लैंड भी ऑक्शन कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए फॉर एग्जांपल DDA है या BMC है बम्बई में, अगर लैंड ऑक्शन कर रहे हैं, अभी क्या है कि DDA अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, मतलब इसको कोर्ट में किया जाए कि
अगर एजेंसी ए जो है आप ऑक्शन कर रही है तो उसके जुड़े हुए जो लोग हैं 10-12 वही लोग बिड करेंगे, तो इसको हम नेशनल लेवल पे क्यों नहीं खोल देते? लेट द बेस्ट बिडर विन। आपको सबसे अच्छा प्राइस मिलेगा, सबसे आराम से होगा, ट्रांसपेरेंटली, कहीं कोई शिकायत नहीं आएगी। अभी क्या है कि हर बार होता है कहीं ना कोई शिकायत आती है, इसने ये कर लिया। प्राइवेट बिल्डर की शिकायत आती है तो गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना ही पड़ता है, जमीन को अधिग्रहण करना ही पड़ता है। तो कई सारे फॉरवर्ड ऑक्शन में हम लोगों ने लैंड ऑक्शन किया है, बड़े सक्सेसफुली किया है। जो उनका एस्टिमेट था उससे ज़्यादा उनको पैसा मिला है। भारत सरकार के पेपरलेस विजन के लिए क्या किस तरह से हेल्प कर रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा ऐसा पेपर है जो निकलता है, उसका क्या रीयूज़ हो सकता है और उसके लिए क्या मार्केट में व्यवस्था है? देखिए, अभी तो पिछले 7-8 साल में इसमें बहुत काम हुआ है। आप किसी भी दफ्तर में चले जाएं केंद्र सरकार के, आपको पेपर ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। हर आदमी का जो फाइल मूवमेंट है वो सारा ई ऑफिस पे होता है। सारी मीटिंग्स भी आजकल वर्चुअली होती हैं। जेम पे देखिए, आप पेपर की बात कहें अगर आप, तो हमने करीब 2 करोड़ से ऊपर ट्रांजैक्शन कर लिए टेंडर। हर टेंडर में कम से कम न्यूनतम 100 पन्ने खर्च होते थे कि भाई आप बनाएंगे टेंडर, यहाँ बांटेंगे, 10 लोगों को कॉपी बेचेंगे उसका लोग आपको पेपर में जमा करेंगे, फिर आप पेपर एक और जनरेट करोगे उसको कैलकुलेट करने के लिए, फिर एक और पेपर के माध्यम से रिजल्ट बताओगे। तो मिनिमम आप कहें 100 पन्ने मान के चले। आप देखिए 200 करोड़ पन्ने तो हमने बचा लिए, कुछ नहीं कुछ थे। बाकी आप देखिए तो हर ऑफिस में आजकल ऑटोमेशन का हो गया है। सारे लोग माइक्रोफिल्म बना करके रिकॉर्ड अपने रख रहे हैं। हम लोगों ने भी वो सर्विस चालू करी है। मेरे ऑफिस में कहीं कोई आपको ना कोई लटका हुआ तार दिखेगा, ना आपको कहीं फेंका हुआ पेपर दिखेगा, ना कोई टूटा फर्नीचर दिखेगा। बिकॉज जो यूज़ नहीं हो रहा है उसको आप डिस्पोज कर दीजिए, और डिस्पोज करने में अगर आसानी हो, अगर ऐसे तरह से कर रहे हैं कि फेयर प्राइस भी मिल रहा है और कल कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं आ रहा है, तो सबने धाड़ कर दिया डिस्पोज लेकर के। तो लैंड हो गया या फर्नीचर हो गया, पुराना यूपीएस, बैटरी, एयर कंडीशनर, फ्रिज, जो भी पुराना पड़ा है आप उसको ऑक्शन करिए, आगे बढ़िए। अभी तक तो OLX लोग जानते थे कि ये कुछ भी है तो OLX पे डाल दो। अब जेम पोर्टल है, क्योंकि ये सरकारी संस्था से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसकी थोड़ा सा ब्रीफ में क्या व्यवस्था है, कैसे उसको अप्लाई करे एक आम आदमी जो नहीं जानता है, हमारे दर्शकों को आप बताइए, और किस तरह से वो जान पाएँ कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एक ऐसी व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, जहाँ वो कहीं भी कुछ भी बना रहे हैं, उनको मुनाफा सही से नहीं मिल पा रहा, तो आपके प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सके, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हों। तो इसमें ऑक्शन वाले में तो सेंस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो तो बढ़ रही है। अभी लोगों को पता चल रहा है, ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। एक और अहम बात है कि हर ऑक्शन में हर आदमी नहीं कर सकता पार्टिसिपेट। फॉर एग्जांपल, आपको फ्रिज डिस्पोज करना है। फ्रिज में आपको मालूम है CFC होते हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। मान लीजिए हमने किसी अनपढ़ को, अनाड़ी को दे दिया, वो ऐसे तोड़ फोड़ के निकाल लेगा और सब कुछ रिलीज़ कर देगा। तो हर आइटम के लिए अगर कोई रेगुलेशन है, मान लीजिए कि इस तरह के लोग जिनके पास ये सर्टिफिकेट है या ये सक्षम है करने में, उनको ही हम रजिस्टर करते हैं। तो हमारे यहाँ से अगर फ्रिज ऑक्शन हो रहा है तो जितने भी आते हैं लोग पार्टिसिपेट करने, सारे उस आइटम को डिस्पोज करने में सक्षम होते हैं। तो उस तरह से आप कई फेसेट टच करते हैं ताकि आपका जो डिस्पोजल है वो स्मूथ हो, अच्छे दाम पे हो, फास्ट हो, और कहीं कोई इसमें आपका शंका की गुंजाइश नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। तो ये थे प्रशांत कुमार सिंह जी, जिन्होंने हमें बताया किस तरह से जेम पोर्टल वंचित समुदायों को व्यापार से जुड़ने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर और मददगार साबित हो रहा है। साथ ही भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में किस तरह से ये पोर्टल सहयोग कर रहा है। इस खास प्रस्तुति में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।